हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 फरवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहाँ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं जो कि सभी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब। तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ होती रहेगी। तो उसको जिसने भी ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जाकर के फॉलो कर सकता है। दोनों की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए। और आप अगर जो नए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो अब 35 स्टेट और यूटी ऐसे हो चुके हैं जहां पर यह योजना यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। और ये जो योजना है ये क्या करती है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है तो उसमें शामिल 96.8% आबादी को ये योजना जो है वो कवर कर रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यह जो योजना है इसके तहत क्या किया जाता है? आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। और साथ ही क्या किया जाता है? जो सार्वजनिक वितरण दुकान है, PDS हैं, वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। तो लाभार्थी को देश में किसी भी राशन की दुकान पर क्या करना है, वो कहीं भी रहेगा देश में, तो उसको क्या किया जाएगा? राशन की दुकान पर जा करके उसको खाद्य सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और इससे पहले क्या था कि वो केवल उसी वार्ड में जा सकते थे जहाँ पर क्या होता था, उनका कार्ड रजिस्टर्ड होता था, पंजीकृत होते थे वो। तो अब क्या है, वो कहीं भी जा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो कोविड के टाइम महामारी के समय प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए उस टाइम ये क्या किया गया था? पेश किया गया था, ये योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो योजना है ये किस पोर्टल के माध्यम से काम करती है, तो वो भी देख लीजिए। ये जो योजना है IMPDS का मतलब आई से इंटीग्रेटेड, M से मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, P पब्लिक, D डिस्ट्रीब्यूशन, S सिस्टम। इस पोर्टल पर यानी IMPDS पोर्टल के माध्यम से यह योजना काम करती है। ये पोर्टल जो है तकनीकी मंच प्रदान करता है और ये क्या करता है? अन्य वितरण पोर्टल के माध्यम से काम करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नागरिक इन पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ध्यान आ गया होगा, अभी कल या परसों में मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब वो देख लेते हैं क्या है। तो पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यही है शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। इन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह ले रही हैं? तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार। क्यों ले रही हैं? क्योंकि अब ये जो प्रोफेसर जगदीश कुमार हैं ये यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी कल या परसों मैंने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। तो उन्हें नियुक्त कर दिया गया, जिससे इनका स्थान खाली हो गया है और इस जगह पर ये जो पहली महिला कुलपति के रूप में शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित नियुक्त कर दी गई हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किसके द्वारा? तो
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए कि जेएनयू की ये तो पहली महिला कुलपति हैं, लेकिन कुलपति के रूप में देखा जाए तो 13वें नंबर की ये कुलपति हैं, लेकिन पहली महिला ये हैं शांतिश्री धुलेपुड़ी पंडित। ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। NCERT N से नेशनल, C काउंसिल ऑफ ईस्ट एजुकेशनल, R से रिसर्च एंड T से ट्रेनिंग, नॉट टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। N का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लिए हैं? इसके पहले कौन था? तो ऋषिकेश सेनापति, इनके स्थान पर अब कौन हो गए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी हो गए हैं। और ये कब तक रहेंगे? तो 5 ईयर्स, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो जो भी पहले हो या अगले आदेश, जब तक अगला आदेश आए तब तक जो भी पहले होगा तब तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। क्या नाम है इनका? दिनेश प्रसाद सकलानी। अगर बात करें कि NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। संस्थापक कौन है? संस्थापक भारत सरकार। स्थापना कब हुई है? 1961 1961 में 1961 में इसकी स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा 7 फरवरी 2022 को ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय, क्या नाम है इसका? एक मिनट, प्रशिक्षालय शुरू किया है? तो पहले ध्यान देना है किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया है। पश्चिम बंगाल ने इसको शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक छात्रों के लिए, इसको प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय शुरू किया गया। प्रशिक्षालय का मतलब पड़ोस स्कूल, इसको ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्र हैं उनको क्या किया जाएगा? खुले में पढ़ाया जाएगा। ये आप देख रहे होंगे ओपन एयर का मतलब खुले में उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये किसने स्टार्ट किया? पश्चिम बंगाल ने। इसके तहत जो राज्य सरकार जो है वो प्रशिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराएगी, और इसमें जो होंगे पैरा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी इस परियोजना का हिस्सा होंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, और राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, एक मिनट, धनखड़। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो रज्ञा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से, ये महोत्सव का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी है, उसका नाम है मोनपा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मोनपा आदिवासी समुदाय है, मोनपा आदिवासी समुदाय
के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। और ये महोत्सव 3 दिन के लिए होता है, 3 दिन का होता है, 3 दिवसीय महोत्सव होता है। और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में, कहाँ पर, तवांग मठ मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट आपको इमेज दिखाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे इसको। तो इसका जो आकर्षण है, ये इस तोरग्या महोत्सव का जो आकर्षण, मेन जो इसका अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो शानाक्षम, इसको देखिएगा, शानाक्षम है। जो भिक्षु के द्वारा क्या किया जाता है, भिक्षु के द्वारा छोग्याल याप, थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन देखना है, छोग्याल याप और यम तसा मुंडे, ये जो त्यौहार है, इसका जो मेन आकर्षण है, मुख्य आकर्षण है, वो शानाक्षम है। मतलब ये नृत्य है जो भिक्षुओं द्वारा छोग्याल याप और यम तसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो इसका मेन आकर्षण आप देख रहे होंगे आप लोग इस इमेज को। तो इसके द्वारा ये नृत्य है जो कि जो छोग्याल याप और यम तसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए उनके सामने किया जाने वाला, ये क्या है, एक अनुष्ठान नृत्य है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस वर्ष जो है ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इसको डुंगयूर, ये देखिएगा क्या है, डुंगयूर तोरग्या उत्सव है। इस वर्ष डुंगयूर तोरग्या उत्सव है जो प्रत्येक तीसरे वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। हर तीसरे साल में डुंगयूर तोरग्या उत्सव है। ये तो हर साल मनाया जाता है तोरग्या उत्सव, लेकिन हर तीसरे साल मतलब इसको ये डुंगयूर तोरग्या के रूप में मनाया जाता है। तो ये विशेष अवसर का प्रतीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। इस दौरान क्या किया जाता है, जो दलाई लामा वो फेब जुम भेज करके, क्या भेज करके अभी बता रहे हैं, फेब जुम, ये माँ है, फेम जुम भेज करके जो अन्य लामा होते हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान क्या किया जाता है, जो दलाई लामा है वो फेब जुम भेज करके अन्य लामाओं का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो कि अनुष्ठान में उपयोग की जाने वाली क्या है, एक पवित्र वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है जिसमें क्या किया जाता है, ये फेबजुम भेज दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, जो अन्य लामा लोग हैं उनका आशीर्वाद इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेन चीज़ आपको बस ये याद रखना है कि ये क्या है, मतलब नृत्य के माध्यम से ये आकर्षण का केंद्र एक नृत्य है जिसको क्या बोलते हैं, शानाक्षम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस देवता को प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है, तो छोग्याल याप और यम तसा मुंडे, बस ये याद रखिए, बाकी ज़्यादा नहीं ध्यान रखना। और इसमें ये ध्यान रखिए कि अरुणाचल प्रदेश की मैप आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, 1 मिनट गाइस, ये अरुणाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, ईटानगर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के सीएम की बात करें तो कौन है, पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, बीडी मिश्रा हैं, बीडी मिश्रा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कहाँ, ये है वेस्ट बंगाल। ये तो ये भी आपने देख लिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल, अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रीसैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्रीसैट है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, हैदराबाद। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के
हैदराबाद या तेलंगाना कहिए, हैदराबाद तेलंगाना। इस कहाँ पर स्थित है, मेन लोकेशन क्या है, पाटन चेरू, पाटन चेरू, ये ध्यान रखना आपको। इसका मुख्यालय कहाँ है क्रिसैट का, पाटन चेरू, हैदराबाद तेलंगाना के पाटन चेरू में स्थित है। तो अभी क्या हुआ है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के पाटन चेरू या पत्तन चेरू, जो भी कहिए, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है इसका, तो पाटन चेरू, पत्तन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय ये जो इक्रीसैट है इस समारोह का शुभारंभ किया गया है। 50वीं वर्षगांठ, इसकी क्या है, 50वीं वर्षगांठ है। तो इस 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, इस इक्रीसैट के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या किया गया है, एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको दिखा दे, एक मिनट, ये देखिए, ये इक्रीसैट, ये देखिए। अब इक्रीसैट जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करती है, ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान कार्य करती है। ये ग्रामीण विकास के लिए क्या करती है, अनुसंधान कार्य करती है, अनुसंधान कार्य करती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अन्य रिसर्च सेंटर भी हैं, और भी जगह इसके रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान स्टेशन है, सेंटर है। कहाँ पर है, तो माली में स्थित है, बमाको, बमाको में है इसका, बमाको। और कहाँ है, केन्या, केन्या के नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में है। ये क्लियर हो गया होगा। और कहाँ है, और बात करें तो नियामी, नियामी में है। नियामी कहाँ है, नाइजर, नाइजर। कानो, कानो कहाँ पर है, नाइजीरिया। तो यहाँ सब भी हैं। मेन आप लोग याद रखिए बमाको में, और कहाँ याद रखना है, नैरोबी। तो ये दोनों आप याद रखिए। बाकी और भी इसके अनुसंधान स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना अगर बात किया जाए इक्रीसैट की, इसकी स्थापना 1972 1972 में, 1972 में फोर्ड और रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा, फोर्ड और रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा बुलाए गए संगठन के एक संघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके चार्टर पर FAO का मतलब क्या है, खाद्य और कृषि संगठन, और UNDP का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस अपनी स्थापना के बाद से जो मेजबान देश है, मेजबान देश कौन है, भारत। तो भारत ने इस इक्रीसैट को एक संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में विशेष दर्जा दिया, जो क्या कर रहा है, भारतीय क्षेत्र में ये काम कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इक्रीसैट ने क्या किया था, इक्रीसैट के द्वारा 2013 में, इक्रीसैट के द्वारा 2013 में स्मार्ट फूड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2013 में। और इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया गया था, इसका उद्देश्य जो था, बाजरा, ज्वार और फलियां जो होती हैं, इसके तहत क्या किया गया था, बाजरा, ज्वार और फलियों की खपत को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जो क्या करता है, पोषण, पर्यावरण और किसान कल्याण पर क्या करता है, एक प्रभाव डालता है। तो इसके तहत क्या करना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य, इस इक्रीसैट इनिशिएटिव का जो इक्रीसैट ने जो स्टार्ट किया था 2013 में, स्मार्ट फूड इनिशिएटिव, तो इसी के तहत क्या किया गया था, इसका जो उद्देश्य रखा गया था कि बाजरा, ज्वार और फली की खपत को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप मत करिएगा, देखिएगा पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं।
6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो सेनेगल के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? सेनेगल के द्वारा जीता गया है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। बात करते हैं सेनेगल, तो इसमें और कुछ फैक्ट बताने लायक नहीं है, बस सेनेगल देख लीजिए क्या है। सेनेगल की कैपिटल आपको एक ले चलते हैं, मैप में ही दिखा देते हैं सेनेगल कहाँ है ताकि क्लियर रहे। ये देखिए, ये है सेनेगल। ये क्या है? अफ्रीका है, अफ्रीका का मैप है। तो अफ्रीका का जो पश्चिमी इलाका है, तो यहाँ पर क्या है? सेनेगल स्थित है। तो सेनेगल जो है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? डैकार है। डैकार है, और इसको प्रोनाउंस डकार भी कहते हैं, कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो डैकार या डकार जो भी है, तो इसकी ये सेनेगल है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, देख रहे होंगे। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ब्लर रहेगा बट कोई नहीं। ये देखिए सेनेगल है, और इसके जो पश्चिम में क्या है? अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन देख रहे होंगे आप लोग। तो ये अटलांटिक ओशन है। अगर इसके नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ में, तो ये आपको थोड़ा ब्लर है बट दिखाई दे रहा है। इसके नॉर्थ में क्या है? सेनेगल के नॉर्थ में वो मॉरिटानिया है। क्या है? मॉरिटानिया है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और बात करें इसके पूर्व में, इसके ईस्ट साइड में, सेनेगल के ईस्ट साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा माली है। और इसके दक्षिण में बात करें तो गिनी बिसाऊ है। दक्षिण में इसके क्या है? गिनी बिसाऊ है। और इसके दक्षिण पूर्व में क्या है? गिनी है। और ये क्या है? पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर। ये जो है, ये एरिया जो है, ये क्या है? भूमध्य सागर है। और यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो यहाँ पर क्या है? लाल सागर है। ये यहाँ क्या है? लाल सागर है। तो ये आपको, एक मिनट, यहाँ पर ये है यमन और ये है जिबूती। ये जिबूती यहाँ दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ थोड़ा करके लिखा है जिबूती, ये यहाँ पर है, ये हल्का छोटा सा है। तो जिबूती, और ये है यमन। तो जिबूती और यमन जो है, जिबूती और यमन को कौन सी खाड़ी अलग करती है? पूछता है क्वेश्चन। बाबा अल मंदेब की खाड़ी अलग करती है। बाबा अल मंदेब की खाड़ी, बाबा अल मंदेब की खाड़ी जो है, जिबूती और यमन को क्या करती है? अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो ये है लाल सागर को और अदन की खाड़ी को ये क्या करती है? जोड़ती है। एक मिनट, ये क्या करती है? लाल सागर, और यहाँ है अदन की खाड़ी, इसी को ये क्या करती है? जोड़ती है। ये अदन की खाड़ी यहाँ है, ये अदन की खाड़ी यहाँ है, और लाल सागर, तो इन दोनों को बाबा अल मंदेब की खाड़ी क्या है? जोड़ती है। और जिबूती और यमन को क्या करती है? ये अलग करती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन कौन से जाने जाते हैं? तो जिबूती, ये जिबूती आपको दिख ही रहा है, बता ही दिया है जिबूती। यहाँ पर इथोपिया है, ये है इरिट्रिया, सोमालिया। तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सेनेगल, तो सेनेगल ने किसको हराया है? तो ये तो विजेता है, और किसको हरा करके ये पहली बार जीता है। ये जो है सेनेगल, ये पहली बार इस खिताब को जीता है। और किसको हरा करके? मिस्र को हरा करके ये जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके को फरवरी 2022 में आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पुतनिक लाइट। ये आप देख रहे होंगे, इमेज में दिख रहा होगा आपको स्पुतनिक लाइट। तो ये जो स्पुतनिक लाइट है, ये इसको WHO की ओर से आपात इस्तेमाल की अनुमति
इसको मिल चुकी है। अगर देखा जाए तो स्पुतनिक लाइट ये तो इस्तेमाल की जाने ये अब तक की जो है आपात में अनुमति जिसको दी गई है कि क्या कहते हैं, आपात स्थिति में यूज़ की जाने वाली जो यूज़ करने के लिए अनुमति जो पाने वाली वैक्सीन है, ये 9वीं बन चुकी है। स्पुतनिक लाइट को लेकर के अभी तक जो आपातकाल में आपात स्थिति में इस्तेमाल किए जाने के लिए अनुमति पाई है, तो ये 9वीं वैक्सीन है। स्पुतनिक लाइट को देखा जाए तो अर्जेंटीना और रूस को लेकर के 29 देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करती है, कोरोना वायरस के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ ये जो स्पुतनिक लाइट है, ये 79.4% तक प्रभावी पाई गई है। और इसकी कीमत कितनी है, 730 रुपी, 730 रुपये से भी कम में इसकी कीमत है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो इसके पहले जनवरी 2021 में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को सबसे पहले क्या मंजूरी मिली थी आपात इस्तेमाल के लिए, सबसे पहले जो मिली थी मंजूरी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली थी। इसके बाद 6 और वैक्सीन को यह अनुमति मिली और अब ये कौन सी है, 9वीं है। तो 6 और जिसमें अगर देखा जाए तो स्पुतनिक वी है, कोविशील्ड है, कोविशील्ड कोवैक्सीन तो बता ही दिया, कोवोवैक्स है, कोर्बोवैक्स है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जायडस कैडिला है और जायडस कैडिला की जैकोविडी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये सब मिला करके टोटल ये स्पुतनिक लाइट को लेकर के 9वीं वैक्सीन, 9वीं ये क्या हो गई है, वैक्सीन हो गई है, जो कैसी है, एकल डोज, इसका एक ही डोज काफ़ी है। और अभी तक जितने भी थे उसके 2-3 डोज लगे हुए हैं, तो ये भी आपको देखना है। तो ये एकल डोज वाली है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको देश के जो दवा महानियंत्रक हैं, जैसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI है, उसने इस सिंगल डोज वाले स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन को क्या है, मंजूरी प्रदान कर दी है। किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जो देश के दवा महानियंत्रक हैं यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के रूप में नामित करने की मंजूरी दी गई है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उस समय 2 ही नाम आया था, सामने 2 ही नाम आया था जिसका मैंने डिस्कस किया था। ये अभी एक तीसरा नाम और सामने आया है, तो मैंने सोचा एक बार और डिस्कस कर देते हैं ताकि क्या है, आपका रिविज़न भी हो जाए। तो ये किसके द्वारा शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के रूप में नामित करने की मंजूरी MP सरकार ने दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। तो 3 स्थानों को, तो इन्होंने क्या दिया है, 3 स्थानों को बदलने की, इनका नाम बदलने की अनुमति दी है। तो 3 स्थान कौन से हैं, होशंगाबाद नगर, मैंने बताया था तो बार बार लिखेंगे नहीं, आप बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम कर दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। और ये जो तीसरा है, शिवपुरी को क्या कर दिया है, कुंडेश्वर धाम के रूप में नामित करने की मंजूरी मिल गई है। और ये नाम बदलने की जो मंजूरी है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई थी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। होशंगाबाद मैंने बताया था कि किसके नाम पर किया गया था पहले, तो मध्य भारत के जो मालवा सल्तनत के पहले सुल्तान थे होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद नगर का नाम होशंगाबाद रखा गया था। अब होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। और जो बाबई, एक मैंने क्या बताया था, बाबई, तो बाबई का नाम क्या रखा जा रहा है, अब माखन नगर रखा जा रहा है। माखन नगर किसके नाम पर रखा जा रहा है, जो प्रसिद्ध पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनके नाम पर रखा जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो था मध्य प्रदेश के बाबई में ही हुआ था, तो उन्हीं के उस पर ये नाम रखा जा रहा है। और ये शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। MP के अगर राजधानी की बात करें तो भोपाल है, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो मंगू भाई हैं। मंगू भाई पूरा नाम इनका क्या है, मंगू भाई C पटेल, यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और CM ये शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 फरवरी 2022 को कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है, जयपुर में रखी गई है। और जयपुर कहाँ है, राजस्थान। तो राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत, और ये इसकी आधारशिला जो रखी गई 2 लोगों के द्वारा रखी गई है। एक तो वहाँ के जो CM हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत, इन्होंने, और किसके द्वारा, और BCCI के जो अध्यक्ष हैं, BCCI
अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है? इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। तो जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का अगर देखा जाए तो ये तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन भारत की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है? पहला भी मैंने किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पहला जो है वो मोटेरा स्टेडियम है। पहला जो है अहमदाबाद में स्थित है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जिसमें 1,32,000 दर्शकों की क्षमता उस स्टेडियम में है, जो कि अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसकी। अगर दूसरी बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है वो है, जिसमें करीब 1,24,000 मतलब ऐसे अराउंड कुछ हैं कि 1,00,000 करीब उसमें क्या है क्षमता है दर्शकों की, 1,00,000 करीब जिसमें। और ये हमारा जो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद का वो 1,32,000 दर्शक उसमें। और ये जो जयपुर में बनाया जा रहा तीसरा सबसे बड़ा, तो इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, 75,000 दर्शकों की। तो ये तीसरा है। तो भारत की दृष्टि से दूसरा है, दुनिया की दृष्टि से पूरे उस विश्व में देखा जाए तो ये तीसरा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने राज्य और यूटी को कवर किए जाएंगे? तो इसके तहत जो है ये मिशन इंद्रधनुष है, एक क्या है इंद्रधनुष योजना है। तो इंद्रधनुष योजना अगर बोल रहा है तो बैंकिंग से वो रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन मिशन इंद्रधनुष बोल रहा है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हमारा मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीके से संबंधित हो जाएगा। तो इसके तहत क्या किया गया है? ये 33 राज्य और यूटी के 33 राज्य और यूटी के 416 जिलों को कवर करेगा। कितने जिलों को? 416 जिलों को कवर करेगा। और इस मिशन के तहत क्या है? 2 साल तक के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको नियमित टीकाकरण के माध्यम से क्या किया जाता है? इस मिशन के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संचालित कर रहा है, जहां 3 करोड़ से देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं एंड 2.6 करोड़ से अधिक बच्चों को क्या किया गया है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत क्या की गई है? सुरक्षा दी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो है 4.2 वर्जन की शुरुआत की गई है, जिसको 33 राज्य और यूटी के करीब 416 जिलों में इसको करवाया जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज का ये फटाफट मिडवर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ऑप्शन है जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड सिकंदर लोदी, थर्ड शेरशाह, फोर्थ अकबर। तो ये जब्ती प्रणाली जो थी ये अकबर की उपज थी। तो अकबर के शासनकाल में क्या था? भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का क्या किया गया था? ये जब्ती मैंने लिख दिया है, टाइप हो गया गलती से, जाप्ती होगा। तो जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए क्या किया जाता था? इसकी मतलब इसको दस्तूरल अम्ल और जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित है। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस ये ध्यान रखिए कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। अकबर के द्वारा ये भू राजस्व वसूली के लिए इसका प्रचलन हुआ था। जाप्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली के लिए इसका प्रचलन हुआ था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन है मनुची, बी टर्वनियर, थर्ड ऑप्शन है विलियम फिंच एंड फोर्थ है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम फिंच ने ये कहा था। विलियम फिंच का ये स्टेटमेंट था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इलाहाबाद में इलाहाबाद में स्थित है पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, पैलेस ऑफ, उसी को हिंदी में यहाँ किया गया है, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स। तो इसी के निर्माण के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो विलियम फिंच ने दिया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन है
ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं तो डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध जो सुल्तान था उसका नाम है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अस्पा होगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा जो है वो शुरू की थी जहांगीर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना लीजिए। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो स्टार्ट किया था वो जहांगीर ने चलाया था। इसके तहत क्या था कि बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को इसके तहत अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा का मतलब था कि मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने होते थे, और सिंह अस्पा का मतलब है कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। इसमें 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ये दोनों में अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन है काबुल, बी कंधार, सी कुंदूज एंड डी क्या है गजनी। तो क्या थी ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी? कंधार। क्या थी? कंधार। तो कंधार राज्य जो था इन दोनों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता है, शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसई आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये करंट में चल रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है? पेरू। लता मंगेशकर जी का 92 ईयर की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया? 2 डेज। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? आरिफ खान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। किसके द्वारा हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय के सीएम है कॉनराड के संगमा। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 4 फरवरी 2022 को 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। यह किस राज्य में स्थित है? यूपी, गोरखपुर में। रिवर लिंकिंग परियोजना जो कि चर्चा में, इसका संबंध किन नदियों से? पूरा डिटेल मैंने कल बताया था, जिसने नहीं देखा जाकर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया? 1500 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस शहर के 80 घाट को उसका पहला फूड स्ट्रीट मिल गया है? वाराणसी। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ आया होगा। सेशन समझ आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो अभी नए देख रहे हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, भूलिए नहीं। और चलते हैं नेक्स्ट, कल फिर मिलते हैं नए क्विज़ के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।